राम राम दोस्तों। एक बार मैं कल वाली क्लास को फिर से आप लोगों के सामने जो मैंने अब तक पढ़ाया था उसको मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है, उस हड़प्पा सभ्यता की पहली बार चर्चा हड़प्पा सभ्यता की पहली बार जो चर्चा हुई थी, प्रथम चर्चा जो हुई थी वो 1826 में हुई थी। कब हुई थी? 1826 में की थी। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने की थी। किसने की थी भाई? चार्ल्स मैसन ने की थी। समझ में आ रही बात आपको? 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की चर्चा शुरू की थी। कौन सी किताब में? किताब का नाम था द नैरेटिव ऑफ जर्नीज। जिसने लिखा होगा उसने जरूर देखा होगा। नैरेटिव ऑफ जर्नीज के अंदर पहली बार उन्होंने किसकी चर्चा करी थी? हड़प्पा सभ्यता की चर्चा की थी। बाद में 1856 के अंदर जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन चल रही थी, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब उस समय पर हड़प्पा नामक स्थल पर ही मजदूरों ने, लोकल मजदूरों ने उस वहां पर किसका प्रयोग कर दिया था? ईंटों का प्रयोग, हड़प्पा के टीलों की ईंटों का प्रयोग कर दिया था। समझ में आ रही बात आपको? ईंटों का प्रयोग भी कर दिया है। फिर से इस योजना के दो इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। मैंने आपको समझा दिया था ना, तो एक काम करते हैं ना, समझा दिया था तो फटाफट इस चीज को देख लीजिए। हमने चर्चा की थी, ओके, हम चर्चा कर चुके थे जिन चीजों के बारे में, वो यहाँ पर रखी हुई भी है। हमने बात की थी किस बारे में? कि 20 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज या लंदन वीकली पत्रिका के अंदर इस सभ्यता की औपचारिक रूप से घोषणा की है। अब एक बात को ध्यान रखना भैया, चूंकि आप लोगों की परीक्षा की डेट नजदीक है और इसी वजह से लिखा लिखा के बोल बोल के लिखाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए मैं आपको जो पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ, वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आपको मैं वैसी वाली पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोगों को सुविधा भी रहेगी, टाइम भी कम खर्च होगा और हम कम समय के अंदर अधिक उपयोगी काम कर सकेंगे। समझने का काम बहुत ढंग से कर पाएंगे, ठीक है ना? तो देखिए भैया, ये सब बातें जो मैंने लिखवा दी थी, समझा दी थी, अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी किस तरीके से नोट्स बनाना है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो समझा दिया था, जितना समझा दिया था, उसकी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? चर्चा कर रहा हूं। ठीक है भाई? तो ढंग से समझना। मैंने ये लिखवाया था कि यह भारत की आद्ययुगीन सभ्यता है। आद्ययुगीन क्यों है? क्योंकि इस सभ्यता के अंदर हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर उन लिखित साक्ष्यों का अर्थ हमें आज तक समझ में नहीं आया है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये एक आद्ययुगीन सभ्यता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब, इसमें कांसे की वस्तुओं का प्रयोग, राजस्थान की एसएसटी की बेस्ट फैकल्टी से हम पढ़ रहे हैं, बट समय कम है, सिलेबस लेंदी है, तो वो आपको भी पता है। बिल्कुल लक्ष्य यादव, आप लोग बेस्ट फैकल्टी के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समय की सीमा के आधार पर हमको थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा हमको, असली चीज होती है बेटा समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लिख लिया, अगर समय है तो हम डिक्टेट भी करा सकते हैं, बिल्कुल पीडीएफ भी हम सेंड कर देंगे आपको, डोंट वरी। कल की तारीख में आपको हड़प्पा सभ्यता की सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, इट्स माय प्रॉमिस। कल दोपहर तक आपको सारी की सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना भाई? तो ढंग से समझना। गार्डन चाइल्ड ने इसे भारत की पहली नगरीय क्रांति या पहली नगरीय सभ्यता कहा था। किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। 1826 में अंग्रेज सैनिक अधिकारी चार्ल्स मैसन ने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज में सर्वप्रथम सभ्यता का उल्लेख किया था। इस सभ्यता का क्या किया था? उल्लेख किया था। 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक टीले का सर्वे भी किया था, ठीक है ना? सर्वे भी किया था 1856 में लाहौर से कराची के बीच बनने वाली रेलवे लाइन में हड़प्पा नामक टीले की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस रेलवे लाइन योजना के इंजीनियरों जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने इस सभ्यता का उल्लेख किया। ये सब बातें वही है जो मैं आपको समझा चुका हूं।
बस जो चीज मैं मुंह से बोल के लिखवाता और लिखवाने में जो समय खर्च होता, मैं उस समय को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में पूरी पूरी चीज समझा दूं और सिर्फ आपके लिखवाने का समय रोक रहा हूं मैं, ठीक है ना। 1861 के अंदर, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को विभाग का नया महानिदेशक बनाया। यहां तक मैंने समझा दिया था आपको। मैं साइड में हटता जाऊंगा, आप लोग इसके जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ है वो आप लेते रहेंगे। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल का विधिवत रूप से क्या हुआ, उत्खनन हुआ। विधिवत रूप से उत्खनन अर्थात हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों हुआ? क्योंकि पुरातत्व विभाग की परंपरा होती है। पुरातत्व विभाग की क्या होती है? परंपरा होती है कि जिस स्थल की खोज सबसे पहले होती है, जिस स्थल का उत्खनन सबसे पहले होता है, उसी स्थल के नाम पर उस संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। अगर इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल अगर कालीबंगा होता तो इस संपूर्ण सभ्यता को क्या कहा जाता? कालीबंगा सभ्यता कहा जाता। अगर रोपड़ सबसे पहले खोज लिया होता तो इस सभ्यता का, संपूर्ण सभ्यता का नाम क्या हो जाता? रोपड़ सभ्यता हो जाता। लेकिन सबसे पहली बार खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा उस समय रावी नदी के बाएं तट पर तत्कालीन पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। कौन से जिले में स्थित था? मोंटगोमरी जिले में स्थित था। लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन से जिले में? शाहीवाल जिले में स्थित है। वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? शाहीवाल जिले में स्थित है। फिर अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नामक स्थल का क्या किया गया? उत्खनन किया गया। अर्थात हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो स्थल दूसरा खोजा गया स्थल था। समझ में आ रही बात आपको? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का हिंदी अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है। 20 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल द्वारा द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज, जिसे प्यार से लंदन वीकली नामक पत्रिका कहा जाता है, इस पत्रिका में इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम देकर पहली बार इसकी सार्वजनिक रूप से क्या की गई? घोषणा की गई। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ढंग से समझना। अब ढंग से समझना। आजादी से पूर्व यानी 1947 से पहले इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। एवरेज के रूप में हम क्या ले सकते हैं? राउंड फिगर में हम क्या कर सकते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में, ढंग से समझना, आजादी के बाद में आप जानते हैं कि भारत का विभाजन हो गया था पाकिस्तान और भारत के रूप में। ठीक है, 2 देश बन गए थे। तो भारत के अंदर तो भारतीय पुरातत्व विभाग पहले से ही था। पाकिस्तान के अंदर भी आजाद होने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग बन गया। पाकिस्तानी विभाग वालों ने अपने स्तर पर अपने क्षेत्र के अंदर उत्खनन जारी रखा और भारतीय पुरातत्व विभाग ने भारत में उत्खनन जारी रखा। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए धीरे धीरे नए नए स्थल मिलते गए। भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे स्थलों की क्या हो गई? खोज हो गई। तब अगर हम आज की बात करें तो आज इस सभ्यता के जितने भी स्थल हमको मिल गए हैं, उन सभी स्थलों का जो क्षेत्रफल है
उन सभी स्थलों का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना हो गया है? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। सोचने की बात यह है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है, सर्वाधिक संकेंद्रण किसे कहते हैं? संकेंद्रण किसे कहते हैं भाई साहब? संकेंद्रण का अर्थ होता है कम क्षेत्रफल में अधिक स्थल होना, घनत्व जिसे कहा जाता है ना, उसी को संकेंद्रण कहते हैं। तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो घग्गर हकरा नदी क्षेत्र में है। घग्गर हकरा नदी क्षेत्र में है। अरे घग्गर तो तुम जानते ही होंगे ना, हमारे राजस्थान में बहती है। यही नदी जब पाकिस्तान में पहुंच जाती है तब घग्गर नदी का नाम ही क्या हो जाता है? हकरा नदी हो जाता है। तो सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर मिलता है? सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हकरा नदी क्षेत्र के अंदर मिलता है। अर्थात कम भूमि पर अधिक स्थलों का अगर घनत्व देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व कहां पर मिलता है? घग्गर हकरा नदी क्षेत्र के अंदर मिलता है। ध्यान रखना कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला जो स्थल था, वो पहला स्थल रोपड़ था। क्या था? आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़ था। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। घग्गर हकरा नदी को ही प्राचीन सरस्वती नदी की शाखाएं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो घग्गर हकरा नदी थी वो प्राचीन जो सिंधु नदी थी ना, उसी की कोई शाखा रही होगी, ऐसा इतिहासकार और भूगर्भ शास्त्री मानते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर मिलता है? घग्गर हकरा नदी क्षेत्र में। और आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा माना गया है? रोपड़ माना गया है। समझ में आ गई ये बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक खास बात समझना, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, पर अब एक बात और समझ लेना कि प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के तट पर ही होती थी। ठीक है ना? किसी न किसी नदी के तट पर ही होती थी। ठीक है, इसलिए सिंधु, सरस्वती आदि जितनी भी नदियां थी उन्हीं नदियों के आसपास इस सभ्यता के क्या बने थे? स्थल मिले थे। अब सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है कि आपको इस सभ्यता को पढ़ने से पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस सभ्यता के मुख्य स्थल कहां पर है। ध्यान रखना, इस सभ्यता के जो मुख्य स्थल है वो वर्तमान में अफगानिस्तान में, कहां पर? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग प्रांतों के अंदर मिलते हैं। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब थोड़ा सा ढंग से समझ लो। इस सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग प्रांतों में मिलते हैं। आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल तो कालीबंगा था। ध्यान रखना, 1950 के अंदर खोज लिया गया था, लेकिन खुदाई नहीं हुई थी। उत्खनित पहला स्थल जो है वो कौन सा था? रोपड़ था। ये बात को ध्यान रखना कि खोजा गया पहला स्थल सिर्फ खोजा गया था, संभावना व्यक्त की गई थी कालीबंगा की, लेकिन उत्खनन प्रारंभ नहीं हो पाया था। उससे पहले उत्खनन किसका प्रारंभ हो गया था? उत्खनन रोपड़ का प्रारंभ हो गया था। समझ में आ रही की बात आपको? तो ये प्रश्न को ढंग से समझ लेना कि भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? पहला स्थल था कालीबंगा, लेकिन उत्खनित पहला स्थल कौन सा था? उत्खनित पहला स्थल रोपड़ था। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो घग्गर हकरा नदी क्षेत्र में मिला है। समझ में आ गई बात आपको? अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने, अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, और वो बात है कि इस सभ्यता के स्थल कहां कहां पर मिले हैं। ढंग से समझना। आपको अगर स्थल याद हो गए ना तो समझ लेना कि आपको यह सभ्यता बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपको क्या याद हो जाए? स्थल याद हो जाए तो। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो अब अपन नक्शे के हिसाब से क्या देखेंगे? स्थल की बात
करेंगे। ठीक है भाई, अब ढंग से समझते जाना, आपको स्थल समझ में आ जाएंगे। ढंग से देखना, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और ध्यान रखना, जब भी मैं सब नक्शे पर कोई चीज समझाता हूं ना, तो मेरा स्टाइल है कि हमेशा मैं ऊपर से नीचे की ओर आता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं, ढंग से समझना, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे उत्तर के अंदर तो क्या आता है, अफगानिस्तान आता है। सबसे उत्तर में क्या आ रहा है, बोलो, अफगानिस्तान आ रहा है। ये सबसे उत्तर में आ रहा है अफगानिस्तान। उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे चलते हैं तो पाकिस्तान तो आ गया, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा उत्तर में स्थलों के हिसाब से हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं तो ये आ गया ये आ गया पंजाब। क्या आ गया, ये हमारा पंजाब आ गया। ठीक है, आधा पंजाब किधर है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहां पर है, हमारे भारत के अंदर है। ठीक है, और थोड़ा नीचे चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ ही चलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा आता है ना, पंजाब से नीचे वाला जो ये तटवर्ती हिस्सा, इसे सिंध प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंध प्रांत कहते हैं। समझ में आ रही बात। और ये जो पाकिस्तान का टुकड़ा दिख रहा है ना, ये वाला, ये टुकड़ा जो अलग से दिख रहा है, इस टुकड़े को बलूचिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं। इस टुकड़े को बलूचिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बलूचिस्तान, क्योंकि यहां पर बलूच जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। कौन सी जनजाति के, बलूच जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बलूचिस्तान कहा जाता है। तो अफगानिस्तान, फिर थोड़ा नीचे चलेंगे तो जम्मू कश्मीर, फिर नीचे चलेंगे तो पंजाब। आधा पंजाब किधर है, पाकिस्तान में, आधा पंजाब किधर है, भारत के अंदर। पाकिस्तान के पंजाब के नीचे की तरफ चलते हैं तो आता है सिंध क्षेत्र, और सिंध क्षेत्र के बगल में आता है बलूचिस्तान का क्षेत्र। समझ में आ गई बात आपको। अब ये तो हो गया पाकिस्तान कंप्लीट। 18 डिग्री का 16 में कर रखा है मैंने। 18 की तो बात बहुत दूसरी है सुषमा, मैंने तो 16 में कर रखा है इसका टेम्परेचर। पर पता ही नहीं है इसमें क्या सेटिंग हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक गोली मार दूं यहां से। ठीक है ना, तो ढंग से समझो। ये तो पाकिस्तान कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कहां से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो पंजाब आ गया, और इसी पंजाब के बगल में, भारत में जब चलते हैं तो इसी पंजाब के बगल में एक और प्रांत आता है। इस प्रांत को कहते हैं हरियाणा। कौन सा प्रांत कहते हैं, हरियाणा प्रांत कहते हैं। ऐसा ही लगता है मुझे तो। इस प्रांत को क्या कहा जाता है, हरियाणा। हरियाणा के नीचे चलते हैं तो ये आ गया अपना कौन सा, अपना रंग रंगीला राजस्थान आ गया है। और राजस्थान के राइट साइड में हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है भाई, थोड़ा और नीचे चलते हैं राजस्थान में तो आ गया गुजरात प्रांत। गुजरात प्रांत के दो हिस्से हैं। एक प्रांत को कहा जाता है कच्छ का रण। क्या कहा जाता है, सामने देखिए, ये कच्छ का रण है। दो हिस्से हैं, एक तो है गुजरात का ये वाला हिस्सा, इसे तो कच्छ का रण कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसे काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं।